वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है जीएसटी के अंदर सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 जो होता है सीजीएसटी एक्ट, इट्स अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन द सर्टेन केसेस। कि कितने केसेस ऐसे हैं कि जहां पे आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये जो कैटेगरी है यहाँ पे मेंशन की गई है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पर्सन शैल रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। पहला जो आपको बता रखा है कि अगर कोई भी बंदा यानी कोई भी पर्सन है दैट्स मेकिंग एन एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, यानी अगर इंटरस्टेट काम करता है और वो टैक्सेबल सप्लाई होता है तो उसको सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड मेकिंग द टैक्सेबल पर्सन कैजुअल टैक्सेबल है लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई होता है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। कोई भी ऐसी ऐसी चीजें है जो नॉन रेसिडेंस है, टैक्सेबल पर्सन है, यानी यानी कोई भी एनआरआई है एंड मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई, अगर वो कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है तो भी वो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगा। ऐसा कोई भी बंदा है दैट इज पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज के अंदर इसको टैक्स पे करना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है यानी कि ईमेल यानी हम कह सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, वो आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, जिसको सेक्शन 52 के तहत टैक्स कलेक्ट करना होता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ऐसा बंदा है जो पर्सन हु आर द रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 51, सेक्शन 51 के तहत उसको टैक्स डिडक्शन मिलता है वेदर और नॉट टू बी सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो अलग उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या ना हुआ है उसको सीजीएसटी में यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर्सन हु मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन, यानी अगर आप कोई प्रिंसिपल है और वो एजेंट की तरह काम करता है तो भी प्रिंसिपल तो टैक्सेबल होगा ही, यानी उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, एजेंट को भी कराना पड़ेगा। अगर आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो या वेदर और नॉट टू बी सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, आपने अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और द सप्लायर्स ऑफ द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड द डेटाबेस एसेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया टू द पर्सन इन इंडिया, भारत के बाहर रहते हुए आप भारत के अंदर कोई भी सर्विसेज सप्लाई करते हो, ओके, अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन के सिवा, तो भी आपको इंफॉर्मेशन यानी ये आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। किसको नहीं करवाना है, दैट इज पर्सन्स आर नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 के अंदर बताया गया है। सो ऐसा कोई भी बंदा हो, दैट इज एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली in the business of the supplying goods and service or both are not liable to tax। ऐसी कोई भी चीज का अगर या कोई भी गुड्स या सर्विसेज है जो स्पेसिफिकली वो सप्लाइंग यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विस बोथ इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है वो चीज अलग है, और जिसके ऊपर सिर्फ एग्जेम्प्ट ही उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगाया जाता यानी वो टैक्स की लिमिट में आता ही नहीं, एग्जेम्प्ट किया गया है तो भी उसको कराना जरूरी नहीं है। कोई एग्रीकल्चरिस्ट है एंड एक्सटेंड ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड कल्टीवेशन से अगर कोई सप्लाई क्रिएट करता है तो उसको सीएसटी भरना जरूरी नहीं है क्योंकि वो भी एग्जाम्पशन लिमिट में आता है। उसके बाद स्पेसिफाइड कैटेगरी जो हमें बताई गई है, हु आर मे बी एग्जेम्प्टेड, दैट इज पर्संस हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ द टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्जेस बेसिस बाय द रिसिप्टेंट, यानी रिसिप्टेंट को अगर पे करना है और रिवर्स चार्ज के तहत, तो ऐसी कोई भी कैटेगरी में कोई भी बंदा होगा जो एग्जेम्प्टेड है तो उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। सो इसके बाद लिखा है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द जॉब वर्कर विल बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, यानी अगर जॉब वर्कर से आप काम करवाते हो तो उसका जो टर्नओवर है वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के अंदर ऐड हो जाएगा। ओनली जॉब वर्क चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द जॉब वर्कर। ओके, जॉब वर्कर का जो जॉब वर्क का जो अमाउंट है वही उसके अंदर ऐड किया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं रिटर्न अंडर द जीएसटी, कैसे रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न ड्यू डेट ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स की लिखा हुआ है, द पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर ऑफ 20th ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर जनवरी मंथ का अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो फरवरी 20 तक आपको वो पेमेंट कर देना होगा। एंड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स, अगर कोई भी है ऐसा बंदा कि फॉर रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर कॉम्पोजिट स्कीम है तो उसे वो क्वार्टरली करना होता है, तो पेमेंट ऑफ क्वार्टर शुड बी मेड ऑन और बिफोर 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, यानी जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च में हमारा एक क्वार्टर खत्म होता है तो अप्रैल महीने की 18 तारीख तक आपको उसको पे करना होता है।
सो क्वार्टर एंडिंग के अंदर नेक्स्ट मंथ का 18 डेट और मंथली बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो 28 डेट तक आपको पेमेंट करना होता है। तो ये होती है ड्यू डेट पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ जीएसटी के बाद, तो कैसे करना है। सो सेक्शन 49 अंडर दिस एक्ट प्रिस्क्राइब द 3 काइंड्स ऑफ द लेजर्स ऑफ मेंटेन बाय द टैक्सेबल पर्सन। 3 तरीके से वो अपना हिसाब रख सकता है। फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के हिसाब से रख सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनपुट क्रेडिट लेजर से कर सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कर सकता है, या टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर से भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। तो पहली बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। So provisions regarding the electronic cash register and the amount credited to this ledger are deal with the subsection 1 and 3 of the section 49. Section 49 के अंदर जो subsection 1 और 3 के अंदर लिखा है of the cost act, उसके हिसाब से हमें ये अकाउंट बनाना होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सो डिपॉजिट ऑफ द टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, डिपॉजिट ऑफ टैक्स, आप टैक्स आपको दिखाना है, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट by the taxable person can made by the following modes। तो ये modes की तरह कर सकता है। The deposit made by one of the following mentioned modes will be credited to electronic cash ledger of the taxable person। यानी taxable person के लिए कोई भी मोड से अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। तो वो इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहे या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना चाहे, एनईएफटी ट्रांसफर करना चाहता है तो भी कर सकता है, आरटीजीएस भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, यार ओवर एंड काउंटर, आप काउंटर पे जाके पेमेंट करना चाहो तो भी कर सकते हो। सो थ्रू द ऑथराइज्ड बैंक फॉर द डिपॉजिट अप टू द 10,000 रुपी पर चालान फॉर द टैक्स पीरियड। यानी 10,000 से रुपए ऊपर का आप टैक्स चालान नहीं बनाओगे। तो अगर आप एक ही टैक्स चालान बनाने तो 10,000 तक ही बनेगा। अगर 20,000 है तो 2 चालान बनने पड़ेंगे, बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। एंड दिस अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड नॉट बी एप्लीकेबल, and this amount restrictions is not applicable but to the remittance by the government department। government के लिए restrictions नहीं है। proper officer or the any other officer recovering the outstanding dues or during the investigations or the enforcement activity of the ad hoc deposit। ये जो आपको बताया गया है कि 10,000 तक का जो चालान है उसके बारे में बात चल रही है कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे कर रहा है तो कोई भी अमाउंट एक ही चालान में भर सकता है, या फिर कोई रिकवरिंग ऑफिसर है जिसका पिछला ड्यू बाकी था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका अगर एड हॉक पेमेंट मिला है तो वो ऑफिसर कितनी भी अमाउंट एक चालान में भर सकता है। और एनी अदर मोड में भी प्रिस्क्राइब्ड, अगर इसके सिवा भी अगर कोई मोड से आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एनी पर्सन और द पर्सन ऑन हिज बिहाफ, यानी कोई बंदा अगर खुद नहीं कर रहा किसी और से करवा रहा है, shall be generate the challan on the common panel and enter the details of the amount to be deposited by him towards the tax। टैक्स की तरफ जो भी अमाउंट भरना है वो भर सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट, कोई भी अमाउंट भरना चाहे वो भर सकता है। एंड दिस जनरेट द चालान टू द कॉमन पोर्टल शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज। यानी जो भी ये चालान बनता है वो 15 दिन के लिए वो वैलिड बनेगा। यानी किसी और के बिहाफ पे अगर आप पे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। So any payment required be made by the person who is not registered under the act। अगर आप कोई unregistered है और उसका अगर पे करना है तो shall be made on the basis of temporary identification number generated through the common portal। common portal से आपका एक जनरेट आपका टेम्पररी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाएगा, जीएसटी नंबर, उसके दौरान आप कॉमन पोर्टल में अप्लाई करके भर सकते हैं। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ डिपॉजिट। यानी जिस दिन आपने डिपॉजिट कराया वो गवर्नमेंट के जिस दिन वो अकाउंट में क्रेडिट होगा वो आपका अकाउंट होगा, और उसके हिसाब से अगर पेनल्टी लगती है या इंटरेस्ट लगता है तो आपको पे करना पड़ेगा। नॉट ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ द डेबिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। यानी जो टैक्स पे कर रहा है उसके अकाउंट में से कौन सी डेट को डेबिट हुआ है वो मायने नहीं रखता, लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में कौन सी डेट को डिपॉजिट आता है, क्रेडिट होता है, वो डेट देखी जाती है। नाउ सेकेंड मेथड जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट है। सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के हिसाब से अगर आप करना चाहो तो इसमें है सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दैट द सेल्फ असेसमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर द रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से क्रेडिट लेजर में आप यूज कर सकते हो। This ledger shall be maintained for the each registered person, यानी हर एक registered person के लिए होता है eligible for the input tax credit under the act of the common portal, or every claim of the input tax credit under the act shall be credited
टू दिस सेड लेजर, यानी वो लेजर के हिसाब से वो आप उसमें क्रेडिट कर सकते हो। यानी अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो उसके अंदर आपको ये मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी इंक्लूडेड द फॉलोइंग, इसके अंदर कौन सी चीजें होगी? सो फर्स्ट द ट्रांजेक्शन क्रेडिटेड ऑफ द एक्साइज एंड सर्विस टैक्स as the cost credit or the state VAT credit as a SGST credit। यानी आपको जो भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा या वेट में क्रेडिट चाहिए तो वो भी यहाँ पे कॉलम्स बनाए जाते हैं। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रेडिट ऑफ द एक्साइज मिल जाता है। सेकंड होता है इनवर्ड सप्लाइड फॉर द रजिस्टर्ड टैक्स सप्लाई पेयर्स है, ITC मिलना है ऑन इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, तो उनसे वो भी मिल सकता है यहाँ पे। Permissible ITC on the input had the stock and inputs containing the self-furnished or the finished stock held on the day of the convert from composition tax to regular tax। यानी composition tax में से आप regular tax में convert हुआ है तो उसमें जो अगर आपको ITC चाहिए तो भी यहाँ पे जो permissible है वो ITC मिल जाएगी। And number 4 यहाँ पे लिखा हुआ है ITC eligible on the payment made to be reverse charges। reverse charge के अंदर आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला है तो भी वो मिल जाएगा। सो ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, नॉट एग्जॉस्टिव, पूरा लिस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। नंबर 3 के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर। सो टैक्स लायबिलिटी लेजर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। जो लायबिलिटीज आपकी बनती है तो अगर आप पे नहीं करते हो, लायबिलिटी लेजर बनाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर बन सकता है। बैनर ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC एंड द क्रॉस यूटिलाइजेशन, यानी कैसे आपको क्रेडिट मिलेगा उसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ। The amount available to the electronic credit ledger may be used for making the payment towards output tax payable under the act and rules। यानी जो भी रूल्स आपका बनता है उसके हिसाब से आउटपुट टैक्स जो पेबल होता है उसमें से आपको क्रेडिट मिलता है। एंड द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशंस एंड कंडीशंस ऑफ द टाइमलाइंस इज प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लेजर आपको कहाँ से कहाँ मिलेगा। जैसे कि बात करें पहले IGST की, अगर IGST आपको क्रेडिट चाहिए तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में आपको IGST के तहत आपको वापस मिलेगा, दैट इज अलाउड इन पेमेंट ऑफ। यानी जब आप IGST पे कर रहे हो तो IGST सबसे पहले क्रेडिट आपको IGST में मिलेगा। अगर आप IGST नहीं पे कर रहे हो और CGST पे कर रहे हो तो IGST आपको क्या सेकेंड रैंक पे आपको IGST CGST में माइनस मिल जाएगा। अगर CGST भी नहीं है तो SGST में या फिर बैलेंस आपको SGST में मिल जाएगा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो CGST आपको क्रेडिट किस में मिलेगा? तो अगर आप CGST पे करो तो फर्स्ट उसमें क्रेडिट मिलेगा और नहीं तो आपको मिल जाएगा IGST में, लेकिन SGST में आपको कभी वो क्रेडिट नहीं मिलने वाला। नंबर 3 जो SGST है वो SGST कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टैप नहीं होता। यानी अगर SGST है तो सबसे पहले SGST में क्रेडिट मिलेगा, अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो IGST के अंदर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो CGST वो SGST में क्रेडिट नहीं मिलने वाला या SGST वो CGST में आपको क्रेडिट नहीं मिलता। So hence the cross utilization the credit is available only and above in the order, यही ऑर्डर में मिलेगा। So main restriction यहाँ पे ये है that is CGST credit cannot be utilized for the payment of SGST और UTGST। UTGST या फिर आपको SGST के अंदर CGST क्रेडिट नहीं मिलेगा and vice versa, यानी उससे उल्टा भी हो सकता है। So please note that the fact that the IGST credit is available seamlessly, यानी IGST सब में मिल जाएगा आपको, subject to order of utilization mention, आपको जो बताया गया है वो mention के हिसाब से। तो आशा है GST के अंदर आपको जो ये पेमेंट है या उसका रिटर्न फाइल करने के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, आशा है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने ये चैनल हमारी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और थैंक यू।